मंच पर विराजमान मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, जनजातीय कार्य मंत्री श्रीमान जुएल ओराम जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमान जसवंत सिंह जी भाभोर, वन एवं पर्यावरण विभाग के मेरे साथी मंत्री श्री अनिल माधव दवे, भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री श्रीमान किरेन रिजिजू जी, इस्पात के राज्य मंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री श्रीमान सुदर्शन भगत जी, सचिव श्री अग्रवाल जी, देश के अलग अलग प्रदेशों से आए हुए राज्यों के जनजातीय विभाग के मंत्री महोदय, सांसद महोदय, डेलीगेट्स और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे आदिवासी भाई और बहनों, देश के इतिहास में पहली बार देश की राजधानी देश के कोने कोने से आए हुए आदिवासी भाई बहनों के बीच में दीपावली मनाई जाएगी। करीब 4 दिन दिल्ली इस बात को अनुभव करेगा कि भारत कितना विशाल है, भारत कितनी विविधताओं से भरा हुआ है और जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले हमारे आदिवासी भाई बहनों में कितना सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है। देश के लिए कुछ न कुछ करने के लिए दूर सुदूर जंगलों में रहते हुए भी वो कितना बड़ा योगदान दे रहे हैं, ये दिल्ली पहली बार अनुभव करेगा। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। बीस गांव बोली बदल जाए, ये हमारे यहां पुरानी कहावत है, लेकिन हमने देखा, कुछ ही झलक देखी अभी तो। देश भर से आए हुए सभी आदिवासी कलाकारों को अगर देखना होता तो शायद सुबह से शाम तक ये कार्निवल यहां चलता रहता, तब भी शायद पूरा नहीं होता। कभी कभी शहर में रहने वाले लोग छोटी सी भी मुसीबत आ जाए, इच्छा के विपरीत कुछ हो जाए, कल्पना के अनुकूल अगर परिणाम न मिल जाए तो न जाने कितनी कितनी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ लोग तो आत्महत्या करने का रास्ता भी चुन लेते हैं। जरा मेरे इन आदिवासी भाइयों बहनों को देखिए,
अगर अभाव की बात कहें, डगर डगर पर अभाव उन इलाकों में होता है। जिंदगी को हर पल जूझना पड़ता है। जिंदगी जीने के अवसर कम, जूझने में समय ज्यादा लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जिंदगी जीने का कैसा तरीका बनाया है। हर पल खुशी, हर पल नाचना गाना, समूह में जीना, कदम से कदम मिलाकर के चलना, ये आदिवासी समाज ने अपनी जहन में उतार के रखा हुआ है। वे कठिनाइयों को भी जीना जानते हैं। कठिनाइयों समय से भी जिंदगी में जोम भरने का वो मांझा रखते हैं। मेरा सौभाग्य रहा जवानी के उत्तम वर्ष मुझे आदिवासियों के बीच सामाजिक कार्यों में खपाने का सौभाग्य मिला था। मैंने आदिवासी जीवन को बहुत निकट से देखने का मुझे सौभाग्य मिला है। जब उनसे बातें करते हैं, घंटे भर बातें करते करते बड़ी मुश्किल से उनके मुंह से शिकायत निकाल पाते हो। वे शिकायत विकायत करना जानते ही नहीं है। संकटों में जीना, अभाव के बीच आनंद को कैसे उभारना, ये हम शहर में रहने वालों के लिए अगर सीखना है तो मेरे आदिवासी भाइयों से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता। कला और संगीत इनको अद्भुत देन होती है। अपनी बोली, अपनी परंपरा, अपनी वेशभूषा, उसमें भी समयानुकूल नए रंग भरते जाना, लेकिन अपनेपन को खोने नहीं देना, ऐसी कला शायद ही कोई बता सकता है। ये सामर्थ्य हमारे देश का है। ये सामर्थ्य हमारी जनशक्ति का परिचायक है। और इसलिए भारत जैसे विशाल देश में इन विविधताओं को संजोए रखना, इन विविधताओं का समादर करना, इन विविधताओं का समन्वय करना और इन विविधताओं को भारत की एकता का एक फुल गुलाबी रूप के रूप में अनुभव करना, यही देश की ताकत को बढ़ाता है। और ये कार्निवल के माध्यम से हम लोगों को जाना पता कभी होता नहीं है। जंगल की सामान्य चीजों से अगर बांस ही ले ली जाए, हमारे आदिवासी भाई बांस में से ऐसी ऐसी चीजें बनाते हैं, अगर 5 स्टार होटल में उसको जगह मिल जाए तो मेहमान चकित रह जाते हैं कि वहां कैसे बना होगा, किसी मशीन से बना होगा क्या। जंगलों में आदिवासियों के द्वारा जंगल की
चीजों के द्वारा जो उत्पादित चीजें होती हैं, जो सामान्य जीवन में काम आती हैं, लेकिन उसका जितनी बड़ी मात्रा में मार्केटिंग होना चाहिए, उसका ब्रांडिंग होना चाहिए, एक आर्थिक दृष्टि से नए अवसर को पैदा करने वाला होना चाहिए, उस दिशा में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। इस सारे देश से आदिवासी आए हैं, अपने इन प्रोडक्ट को लेकर के भी आए हैं। प्रगति मैदान में देश के कोने कोने में आदिवासी भाई बहन कैसी कैसी चीजें उत्पादित करते हैं और हमारे घरों में, व्यापार में, दुकान में, सजावट में कैसे उसका उपयोग हो सकता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर उपलब्ध हुआ है। और जितनी बड़ी मात्रा में इसको हम खरीद करेंगे, हमारे जंगलों में जीने वाले आदिवासी भाइयों के आर्थिक जीवन को एक बहुत बड़ी ताकत देगा। ये अवसर सिर्फ उनके नृत्य, गीत, संगीत को ही दिल्ली अनुभव करे ऐसा नहीं, उनके जो आर्थिक सामर्थ्य की ताकत है उसको भी हम भली भांति समझे और उस आर्थिक ताकत को बल दें, उस दिशा में हम प्रयास करें। मुझे कुछ समय पहले सिक्किम जाने का अवसर मिला। मुझे सिक्किम में एक युवक और युवती से मेरा परिचय हुआ। पहनाव से तो लगता था ये बड़े किसी शहर से आए हुए हैं। मैं जरा उनके पास गया, मैंने पूछा तो दोनों, वो लड़का व लड़की कह रहे थे, दोनों अलग अलग राज्य के थे, दोनों अलग अलग आईआईएम में पढ़े लिखे थे। मैंने कहा यहां सिक्किम देखने आए हो क्या? उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो पिछले 1.5 साल से यहां रह रहे हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद हम सिक्किम चले आए और सिक्किम के जो पहाड़ों में रहने वाले हमारे गरीब किसान भाई हैं, जो चीजें उत्पादन करते हैं उसका हम पैकेजिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं और हम विदेशों में भेजने का काम करते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आईआईएम में पढ़े लिखे 2 बच्चे उस ताकत को जान गए और उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा स्टार्टअप वहां खड़ा कर दिया। दुनिया के बाजार में वहां से प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए काम कर रहे थे। अगर कोई वहां जाता नहीं तो पता नहीं होता कि यहां ये सामर्थ्य पड़ा है। आज भी दुनिया में धीरे धीरे होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ लोगों का ध्यान जाने लगा है। ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरफ दुनिया आकर्षित होने लगी। हम आदिवासी भाइयों के बीच जाएं तो जंगलों से जड़ी बूटी लेकर के तुरंत दवाई बना करके आपको दे देते। अच्छा भाई बुखार है, चिंता मत करो, घंटे भर में ठीक हो जाएगा, और वो जड़ी बूटी से रस निकाल करके पिला देते। ये कौन सी विधा इनके पास है? ये परंपरागत सामर्थ्य, इसको पहचानना, उसको आधुनिक स्वरूप में ढालना, दुनिया जिस मेडिकल साइंस को समझती है उसमें उसको प्रतिबिंबित करना, ये हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन जिसके धनी हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उनके माध्यम से हमने इस सारी शक्ति को जानना, पहचानना और विश्व के सामने रखना एक बहुत बड़ा अवसर है। ऐसे लोग भी यहां आए हैं जिनके पास जंगल की जड़ी बूटियों में पड़ी हुई औषधीय ताकतों की पहचान है। उन चीजों का क्या उपयोग हो सकता है उसे वो दिखा सकते हैं। अब यहां गुजरात के कलाकार
अपनी कला दिखा रहे थे। एक डांग जिला है गुजरात में, छोटा सा जिला है, आदिवासी बस्ती है। मैं बहुत वर्षों पहले वहां काम करता था। तब तो मेरा राजनीति से कोई लेना देना भी नहीं था। मैं बीच में जब मुख्यमंत्री बन के गया, जब डांग जाना होता था तो मैं हैरान था। वहां एक अन्न पैदा होता है, नागली बोलते हैं, आयरन रिच होता है। हमारे यहां माल न्यूट्रिशन, खास करके महिलाओं को जो समस्या रहती है, आयरन डेफिसिट, ये नागली आयरन रिच रहता है। लेकिन पहले जब मैं जाता था, आज से 30-35 साल पहले, तो काले कलर की ही नागली होती थी और उसकी रोटी बनाते थे तो एकदम से काली रोटी होती थी। जब मैं मुख्यमंत्री बना और जाना हुआ तो मैंने स्वाभाविक कहा हम तो नागली खाएंगे आए हैं तो, लेकिन वो नागली की रोटी सफेद थी। तो मुझे जरा आश्चर्य हुआ। तो उन आदिवासियों ने उसमें कोई न कोई रिसर्च करके, कभी वो काली नागली होती थी, उसको सफेद नागली उत्पादन करने की दिशा में सफलता पाई थी। यानी जो बड़े बड़े साइंटिस्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, मेरा आदिवासी भाई जेनेटिक इंटरवेंशन से परिवर्तन ला सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इतना सामर्थ्य पड़ा हुआ है। इन सामर्थ्य को हमें पहचानने की आवश्यकता है। हमारे देश में इतनी बड़ी आदिवासियों की जनसंख्या, लेकिन भारत सरकार में जनजातियों के लिए कोई अलग मंत्रालय नहीं था। मैं आज जब देश भर के जनजाति समाज के समुदायों के बीच खड़ा हूं, तब मैं बड़े आदरपूर्वक भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि आजादी के 50 साल के बाद पहली बार जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, तब पहली बार देश में जनजाति के लिए अलग मंत्रालय बना और हमारे जुवाल जी उसके पहले मंत्री हिंदुस्तान में बने। और तब से लेकर के जनजाति क्षेत्रों के विकास, जनजाति समुदाय के विकास, जनजाति समाज की शक्ति को पहचानना, उसको सामर्थ्य देना, अलग अलग प्रकार के प्रकल्प चल रहे। धन खर्च होता है, लेकिन परिणाम नजर क्यों नहीं आता है? और उसका मूल कारण, जब तक हम हमारी योजनाएं खास करके जनजातीय समुदायों में दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके या राज्यों की राजधानी के एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके हम उसकी खाके तैयार करेंगे, तो जनजातीय समुदायों में हम जो चाहते हैं वो बदलाव नहीं आ सकता है। वो बदलाव तब आता है कि नीचे से ऊपर जनजातीय समुदाय अपने इलाके में क्या चाहता है, उसकी प्राथमिकता क्या है, उसके आधार पर अगर बजट का आवंटन होगा और समय सीमा में उन प्रकल्पों को पूरा करने के लिए उन जनजातीय समुदायों को हिस्सेदार बना दिया जाएगा, तो आप देखेंगे देखते ही देखते बदलाव आना शुरू हो जाता। हमने जो भारत सरकार ने वनबंधु कल्याण योजना लाई है, आज जनजातीय समुदाय को करीब करीब सरकार के 28 से ज्यादा विभाग वहां कोई न कोई छोटे मोटे काम का जिम्मा लेकर के बैठे हैं। और होता क्या है, एक विभाग एक गांव में एक काम करता है, दूसरा विभाग दूसरे गांव में काम करता है, न कोई परिवर्तन दिखता है, न प्रभाव नजर आता है। और इसलिए वनबंधु कल्याण योजना के तहत इन सभी विभागों की योजनाएं
योजनाएं चलती रहे, लेकिन फोकस वे में उन जनजातीय समुदायों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए प्रकल्पों को लागू करें। उस पर एक बड़ा काम चल रहा है और जिसके अच्छे परिणाम नजर आ रहे हैं। अब जनजातीय समुदाय भागीदार हो रहा है, वो निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बन रहा है। ये मूलभूत परिवर्तन, और इसके कारण धन का सही उपयोग उसके विकास के लिए होना है। हमारे देश में आदिवासी समाज, जनजातीय समूह कभी कभार बड़े बड़े लोगों को लगता है, बड़े बड़े पर्यावरणविद मिलते हैं तो कहते हैं जंगलों की रक्षा करनी है, वनों की रक्षा करनी है। मैं अनुभव के साथ कहता हूं, अगर वनों को किसी ने बचाया है, जंगलों को किसी ने बचाया है, तो मेरे जनजातीय समुदायों ने बचाया है। वो सर दे देगा लेकिन जंगल को तबाह नहीं होने देगा। ये उसके संस्कार में होता है। और इसलिए हमें जंगलों की अगर रक्षा करनी है तो जनजाति समुदायों से बड़ा हमारा कोई रक्षक नहीं हो सकता है। इस विचार को प्राथमिकता देने के लिए हमारा प्रयास है। सालों से, पीढ़ियों से जंगल को बचाए रखते हुए अपना पेट पालने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में वो खेती करता है। न उसके पास कोई कागज है, न कोई लिखा पट्टी है, न किसी ने दिया हुआ है। सदियों से अपने पूर्वजों के द्वारा किए हुए प्रयासों का परिणाम है। लेकिन अब सरकारें बदल रही हैं, संविधान, कानून, नियम, और उसके कारण कभी कभी जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले हमारे आदिवासी भाइयों को परेशानी झेलनी पड़ती है। भारत सरकार लगातार राज्यों के सहयोग से आदिवासियों को जमीन के पट्टे देने का बड़ा अभियान चला रही है और आदिवासियों को उनका हक मिलना चाहिए, यह हमारी प्राथमिकता है। आदिवासियों की जमीन छीनने का इस देश में किसी को अधिकार नहीं होना चाहिए, किसी को अवसर नहीं होना चाहिए। यह हमारी प्रतिबद्धता है। और उस दिशा में सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करने के पक्ष में है और उसको हम कर रहे हैं। उसी प्रकार से आदिवासियों को जमीन का हक भी मिलना चाहिए, ताकि वो, जमीन ही उसकी जिंदगी है, जंगल ही उसकी जिंदगी है, जंगल ही उसका ईश्वर है, जंगल ही उसकी उपासना है, उससे उसको अलग नहीं किया जा सकता। हमारे देश में जो प्राकृतिक संपदा है, चाहे कोयला हो, चाहे आयरन ओर हो, और प्राकृतिक संपदाएं हो, ज्यादातर हमारी प्राकृतिक संपदाएं और जंगल और जनजाति समुदाय तीनों साथ साथ है। जहां जंगल है वहां जनजाति समुदाय है और उन जंगलों में ही प्राकृतिक संपदा ही है। अब कोयले के बिना तो चलना नहीं, कोयला निकालना तो पड़ेगा। आयरन ओर के बिना चलेगा नहीं, उसको तो निकालना तो पड़ेगा। देश को आगे बढ़ाना है तो प्राकृतिक संपदा का वैल्यू एडिशन करना ही पड़ेगा। लेकिन वो जनजातीय समुदाय का एक्सप्लॉइटेशन करके नहीं होना चाहिए, उनके हकों को अबाधित रखते हुए होना चाहिए। पहली बार पिछले बजट में भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया और जिसका सीधा सीधा लाभ
जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले हमारे जनजातीय समुदाय को मिला है। हमने क्या किया, ये जो जंगलों से जो भी प्राकृतिक संपदा निकलती है, जो खनिज संपदा निकलती है, उस पर कुछ परसेंटेज टैक्स लगाया, उस टैक्स का एक फाउंडेशन बनाया, हर जिले का अलग फाउंडेशन, उस जिले के सरकारी अधिकारी उसके मुखिया रहे, और सरकार ने फैसला किया कि ये जो फाउंडेशन में पैसे आएंगे वो उसी इलाके के जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा। स्कूल भी बनेंगे तो उनके लिए बनेंगे, अस्पताल बनेगा तो उनके लिए बनेगा, रोड बनेगा तो उनके लिए बनेगा, धर्मशाला बनेगी तो उनके लिए बनेगी, उन्हीं समुदायों के लिए। और जब मुझे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मिले डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने मुझे कहा, मोदी जी ऐसा बड़ा निर्णय आपने किया है कि हमारे जो 7 जिले हैं, उन 7 जिलों में इस शेष के कारण इतने पैसे आने वाले हैं कि आज जो हम बजट खर्च करते हैं उससे अनेक गुना वो पैसे होंगे। एक समय ऐसा आएगा कि हमें इन 7 जिलों में राज्य की तिजोरी से एक पैसा नहीं देना पड़ेगा, इतने पैसे जनजातीय समुदाय के लिए खर्च होने वाले। हजारों करोड़ रुपया इसका लाभ इस फाउंडेशन के द्वारा, जबकि पहले वहां से कोयला भी चला जाता था, आयरन ओर भी चला जाता था, लेकिन वहां पर रहने वाले जनजातीय समुदाय को लाभ नहीं मिलता था। अब सीधा लाभ उसको मिलेगा, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हम एक और बात पर महत्व दे रहे हैं, हमें हमारे जंगलों को बचाना है, हमें हमारे जनजातीय समुदायों की जमीन को बचाना है, उनके जो आर्थिक आय के साधन हैं उनको भी सुरक्षित रखना है। और इसलिए माइनिंग भी हम आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा अंडरग्राउंड माइनिंग पर बल देना चाहते हैं, ताकि ऊपर जंगल वैसा का वैसा रहे, जिंदगी वैसी की वैसी रहे, नीचे जमीन में गहरे जाकर के कोयला वगैरह निकाला जाए, ताकि वहां के जीवन को कोई तकलीफ ना हो। उसे आधुनिक टेक्नोलॉजी की दिशा में भारत सरकार प्रतिबद्ध है। दूसरा, आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा कोल गैसिफिकेशन, भूगर्भ में ही कोयले का गैस बना करके गैस निकाला जाए, ताकि वहां के पर्यावरण को भी कोई नुकसान न हो, वहां के हमारे जनजातीय समुदाय को भी कोई नुकसान न हो। ऐसे अनेक प्रकल्प, जिन प्रकल्प के द्वारा जनजातीय समुदाय का कल्याण करने का हमारा प्रयास है। भारत सरकार ने एक रर्बन मिशन हाथ में लिया है। इस रर्बन मिशन के द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में जहां जनजातीय समुदाय रहते हैं, वहां पर नए ग्रोथ सेंटर तैयार करना, जहां पर से आर्थिक गतिविधि के केंद्र विकसित हो। आज भी आदिवासियों के अलग अलग जगह पर बाजार लगते हैं, वो वहां जाते हैं, अपना माल बदले में बेचते हैं और बदले में दूसरा माल लेके आते हैं। बार्टर सिस्टम आज भी जंगलों में चलती है, लेकिन हम चाहते हैं कि 50-100 ऐसे आदिवासी गांवों के बीच में एक एक नया ग्रोथ सेंटर डेवलप हो, जो आने वाले दिनों में आर्थिक गतिविधि का केंद्र बने। अगल बगल के गांव के लोग अपने उत्पादन को वहां बेचने के लिए आए, अच्छी शिक्षा का वो केंद्र बने, अच्छे आरोग्य की सेवाओं का केंद्र बने, और अगल बगल के 50-100 जो गांव हैं, जो आसानी से उस व्यवस्था का उपयोग करें, और वो स्थान ऐसे हो कि जहां आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो, ताकि शहर के बाबू
कभी गांव में शिक्षक जाने को तैयार नहीं आदिवासी बस्ती में, कभी डॉक्टर जाने को तैयार नहीं। इन अर्बन सेंटर पे वो सुविधाएं हो ताकि हमारे शहर के लोग भी वहां सरकारी नौकरी मिलती है तो वहां रह करके काम करना पसंद करें। ऐसे 100 से ज्यादा आदिवासी इलाके में अर्बन सेंटर खड़े करने का हमारा प्रयास है, जो नए आर्थिक ग्रोथ सेंटर के रूप में काम करेंगे, जहां पर वहां की जीवन की आत्मा जनजातीय जीवन की होगी, लेकिन वहां सुविधाएं जो शहर के लोगों को मिलती हैं वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। ऐसे ग्रोथ सेंटर की एक जाल बिछाने की दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। मैं आज देश भर से मेरे आए हुए आदिवासी जनजातीय समुदायों के भाइयों बहनों, आप सबको दिल्ली का आपका ये वास्तव्य आनंद उमंग से भरा हुआ हो। आप अपनी जो कला, आप अपनी जो कृतियां, आप अपने जो प्रोडक्ट लेके आए हैं वो दिल्ली वासियों के दिल में जगह बना ले, व्यापारियों के दिल में जगह बना ले, एक नए आर्थिक क्षेत्र के लिए द्वार खुल जाए। ये दीपावली आपकी जिंदगी में और नया प्रकाश लेने वाली बने, विकास का प्रकाश लेकर के आए। ऐसी दिवाली के लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और आप सब इस पावन त्योहार के निमित्त आप यहां इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं सर झुका करके आपको नमन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।